नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश खोज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्य प्रदेश एसआई से जुड़ी हुई वीडियो इस चैनल में आपके लिए प्रस्तुत है। आज का विषय है भारत का संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की तैयारियों को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का सिलेबस जो इस बार प्रस्तुत किया गया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार के सिलेबस से रिलेटेड कितने प्रश्न आने हैं या पूछे जाने हैं। विगत वर्षों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम में, मैं प्री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अनुमानित इस वर्ष के प्री एग्ज़ाम में भी 8 प्रश्न आना संभावित है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस प्री एग्ज़ाम का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 का जो सिलेबस है, भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली। सबसे पहला विषय आएगा भारत संविधान का इतिहास। इतिहास से अर्थ है कि भारत शासन अधिनियम 1919 व 1935। मैंने इसमें इतिहास क्यों जोड़ा, उसका कारण यह है कि खाली सिर्फ यह अधिनियम 1919 बस नहीं पूछ लेंगे या 1935 बस नहीं पूछ लेंगे, इसके साथ साथ यह इससे जुड़े इतिहास के बारे में भी पूछेंगे। अगला पॉइंट जैसे देख लेते हैं संविधान सभा। अब संविधान सभा में भी डायरेक्ट इतिहास से प्रश्न रहेगा कि भारत के संविधान का इतिहास क्या था, जिसके मद्देनज़र भारत के संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कुछ अनुच्छेद। उससे पहले हम जानेंगे भारत संविधान के तीन प्रमुख संसाधन को, जो 3 प्रमुख सोर्स हैं भारत संविधान के। पहले है संघीय कार्यपालिका, जिससे संविधान सुचारू रूप से चलेगा। तीसरा है संविधान, भारत के संविधान का सबसे प्रमुख अंग राष्ट्रपति, और सबसे अति प्रमुख अंग जो है भारत के संविधान का वह है संसद। संसद इसीलिए क्योंकि यह यहाँ से भारत के संविधान में अनुच्छेद बनाए जाते हैं, वह उनके पालन कैसे करें उस विषय में यहाँ विचार विमर्श किया जाता है और नए कानूनों का निर्माण किया जाता है, नई विधियों का निर्माण होगा जो संविधान में लिखा आ जाएगा, भारत के संविधान में लिखा जाएगा। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आएगा प्री के एग्ज़ाम में। यह जो विषय है, यह जो सिलेबस है, वह MPPSC 2020 प्री का सिलेबस है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है वह है नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, मतलब DPSP एवं मौलिक अधिकार। इसके बाद आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब DPSP शॉर्ट फॉर्म में। और सबसे महत्वपूर्ण अंग संवैधानिक संशोधन। इसके बाद हम सबसे प्रमुख अंग देखेंगे संविधान का, वह है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। मैंने इसको सबसे प्रमुख अंग और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बताया, कारण यह है कि संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान का पालन कौन करेगा, इसको कौन सुपरविजन देगा, वह देगा न्यायालय। मतलब संविधान का रक्षक, संविधान को सुरक्षा कौन देगा, न्यायालय। ठीक है, यह तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा राष्ट्र एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं संविधिक संस्थाएं, अर्थात
वह संस्थाएं जो संवैधानिक तौर पर निर्माण की गई हैं। कैसे निर्माण कर रही हैं? संवैधानिक तौर पर जिनका निर्माण किया गया है वह संस्थाएं, जैसे जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। दूसरा हम देखेंगे उसी के तर्ज पर राज्य का निर्वाचन आयोग। जिस प्रकार संघ या केंद्र में निर्वाचन आयोग होता है, उसी के तर्ज में राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग होता है जो राज्य स्तरीय चुनाव का आयोजन कराता है। इसी की तरह संघ लोक सेवा आयोग अर्थात आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी के तर्ज में राज्यों का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम अपने प्रदेश में कहते हैं एमपीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद आएगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा खर्चों का लेखा जोखा रखता है। हमारे राज्य व संघ द्वारा जो खर्च किए गए उसका लेखा जोखा रखता है, वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम बोलेंगे कैग, CAG। इसके बाद जो अगला आता है वह है नीति आयोग, जिसने स्थान लिया है योजना आयोग का। इसके बाद हमारे अधिकारों का रक्षा करने वाला आयोग मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकार आयोग उसी के जैसा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए और अधिकार के लिए महिला आयोग। उसी से जुड़ा एक और बाल संरक्षण आयोग, जो बालकों और बच्चों को संरक्षण देता है। एवं ऐसा ही एक और आयोग जो अधिकार दिलाता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वालों को, हमारे भारतवर्ष के मूल निवासी जिन्हें कहा जाता है SC ST, जो जंगलों में रहते हैं। एक और वर्ग है जिसे हम मंडल आयोग द्वारा दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग आपका OBC, हमारा सूचना का आयोग RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा सतर्कता आयोग, कंज्यूमर फोरम्स, हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद हमारा आता है खाद्य संरक्षण आयोग और इत्यादि ETC और अन्य आयोग भी हैं। लेकिन प्री के तर्ज पर आपके MPPSC 2020 में लगभग इतनी प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यह था दूसरा विषय प्री का। चलिए देख लेते हैं तीसरा विषय, जो है हमारे राज्य के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इस बार डायरेक्ट राज्यों से प्रश्न भी अधिक आने वाले हैं भारतीय संविधान में। तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे हमने वहाँ संघ में पढ़ लिया था राष्ट्रपति, राज्य में पढ़ेंगे हम राज्यपाल। संघ में पढ़ लिया था हमने प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल। उसी तर्ज पर हम पढ़ेंगे राज्य का मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल। जैसे केंद्र व संघ में हमने पढ़ा था लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह हम राज्य में पढ़ेंगे विधानसभा या विधान परिषद। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जैसे केंद्र व संघ में हमने पढ़ा था उच्चतम न्यायालय, उसी तरह हम राज्य में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। अति महत्वपूर्ण विषय है भाई, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय खाली मध्य प्रदेश के MPPSC बस में नहीं पूछा जाता,
यह साथ साथ पटवारी का सिलेबस में भी सबसे महत्वपूर्ण का विषय है, तो मतलब आप इसके साथ साथ पटवारी का भी सिलेबस पढ़ लेंगे। तो ये तो था आपका मध्य प्रदेश प्री का सिलेबस। ठीक है, जो मैंने बताया, जो आना है 2020 में, 2020 में। ठीक है, जो नया सिलेबस लागू हुआ है ये उसके हिसाब से बताया गया सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आज का इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो है, भारतीय संविधान का इतिहास। सबसे पहले हम जानेंगे आज भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में कि भैया संविधान का विषय जो है हमारे भारत में कैसे आया, कैसे सोचा गया कि संविधान जरूरी है भारत के लिए। उसका एक प्रमुख कारण है क्या कि जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि हम इतना बड़ा राज्य, तो हम या इतना बड़ा राज्य कह लें, उस समय कॉलोनी थी तो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में ही था, इसलिए इसको राज्य बोला जाता था, कि इतना बड़ा देश हम आपको छोड़ तो दे रहे हैं पर इस पर आप शासन कैसे करोगे। शासन करने के लिए आपके पास कोई रूल रेगुलेशन या नियम कायदे भी तो होने चाहिए जिसके तर्ज पर आप देश में शासन करो। यह सोच तो लोगों के मन में पहले से थी, पर अंग्रेजों द्वारा कौतूहल जगाकर, देशवासियों के मन में कौतूहल जगाकर कि भाई आप शासन कैसे करोगे, तो उन्होंने बोला कि हम अपने देश का स्वयं का संविधान निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम अपना देश का स्वयं का संविधान निर्माण करेंगे। अब संविधान का विषय उनके मन में कैसे आया होगा, जब उन्होंने देखा होगा कि भाई हम पर शासन करने वाले भी कुछ न कुछ तरीके का नियम कायदा बनाए हुए हैं और उस नियम कायदे से उन्होंने बहुत सुचारू रूप से हम पर राज किया, हमको दबाया, तो उन्होंने जाना कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इसको हमको अपने लिए भी बनाना चाहिए जो हमको लाभ दे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं भारत के संविधान का इतिहास। भारत के संविधान के इतिहास को जानने के लिए हम सबसे पहले जानना होगा कि संविधान निर्माण करवाने वाले हमारे देश में कैसे आए। जिन्हों से हमने संविधान को उधार लिया, एक प्रकार से हमने ब्रिटिश साम्राज्य से सबसे ज़्यादा संविधान को उधार लिया है। तो ये कहानी शुरुआत होती है, मैं पहले कहानी के तौर पर बताऊंगा आपको कि सन 1600 में एक ब्रिटिश अधिकारी भारत आता है व्यापार करने। क्या करने? व्यापार करने भारत आता है और वह अपनी कंपनी का नाम रखता है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कभी कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश व्यापार करने जाता है तो उससे पहले उसको अपने देश से पूछना पड़ता है, क्या मैं इस देश से व्यापार कर लूँ? क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं? क्या आपका इस देश से कोई झगड़ा तो नहीं? तो उसने सबसे पहले अपने देश की रानी, महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, कौन थी उस समय? एलिजाबेथ प्रथम, उससे एक परमिशन लेटर लिया जिसे पहला कहा गया चार्टर। क्या कहा गया? चार्टर प्राप्त कर लिया और भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से आया। ठीक है, कब आया? 1600 ईस्वी में भारत आया और इसने आते साथ सबसे पहले भारत में देखा सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पावरफुल राजा था उस समय का, मुगल शासन जो था, जहांगीर,
उसके दरबार में गया, उससे परमिशन ली और भारत में व्यापार करना चालू कर दिया। तो लगभग इन्होंने लगभग 1600 से 1600 ईस्वी से 1750 तक सिर्फ व्यापार किया। मतलब व्यापार का तो इनका बहाना था, मेन तो इनको अपने यहाँ विस्तार नीति लेके आए थे। इन्होंने 150 वर्ष व्यापार किया, उसके बाद इन्होंने अपनी विस्तार नीति को अपनाया और भारत में आक्रमण किया। तो 2 प्रमुख युद्ध इनके द्वारा लड़े गए, जिसमें भारत में विस्तार करने में जिनका सहयोग मिला। सबसे पहले इन्होंने युद्ध लड़ा वर्ष 1857 का, जिसे हम बोलते हैं प्लासी की लड़ाई। और दूसरा प्रमुख युद्ध इन्होंने लड़ा 1764-65 में, बक्सर का युद्ध। यह 2 प्रमुख युद्ध हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को नींव जमाने में मदद करी। यहीं से भारतीय संविधान के इतिहास का मुख्य भूमिका निभाई। भारत में संविधान का प्रवेश यहीं से हुआ, ठीक है। तथा यह दोनों युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन भारत में फैला लिया और इस शासन का विस्तार इन्होंने सबसे पहले किया बंगाल में। वर्तमान का बंगाल और जो वर्तमान का बांग्लादेश, दोनों को मिलाकर जो देश बनता है बंगाल, ठीक है, उस समय का 1757 और 1757 और 1764-65 का, ठीक है। इसके साथ बिहार, जो वर्तमान में झारखंड और बिहार मिलाकर, और कुछ नेपाल का क्षेत्र मिलाकर, और उसके बाद उड़ीसा। यह 3 प्रमुख क्षेत्रों में इन्होंने अपना सबसे पहले शासन का विस्तार किया। इन क्षेत्रों को अपने अधीन किया तथा इन क्षेत्रों में इन्होंने जो व्यवस्था सबसे पहले अपनी करी, राजस्व व्यवस्था करी एवं दीवानी न्याय मामले की व्यवस्था करी। किसकी व्यवस्था करी? दीवानी न्याय मामले, मतलब पैसा एवं न्याय की व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले ली। और जो वहाँ के मूल शासक थे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के, उनको इन्होंने दे दिया कि आप यहाँ पर सिर्फ शासन करें, शासन करो, पैसे का मामला एवं न्याय का मामला हम संभालेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले शासन का विस्तार किया। उसके अलावा ब्रिटिश शासन की भारत में रहने की अवधि जो थी लगभग 200 वर्ष थी। कितनी थी? 200 वर्ष। अगर हम सिर्फ व्यापार का उद्देश्य से देखेंगे, है ना, व्यापार के उद्देश्य से देखेंगे तो 150 वर्ष तो इन्होंने व्यापार किया, लेकिन 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने हम पर शासन किया है। क्या किया है? राज किया है, शासन किया है 200 वर्ष। तथा अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर इन्होंने नए नियम बनाए, जो वर्तमान में भारत संविधान की नींव रखती है। जैसे हमने जाना था 1935 का शासन अधिनियम, ठीक, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, जिसे भारत संविधान में अपनाया गया। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो आता है कि भाई अब संविधान बनाने के लिए हमको जरूरत कैसे आन पड़ी और हमको इसका विचार कैसे आया। तो वह दिन था वर्ष 1934 में एक महाशय थे जिनका नाम था एम एन राय।
तो हुआ क्या कि स्वतंत्रता मिलने की पश्चात संविधान की व्यवस्था की आवश्यकता थी, लेकिन उससे पहले ही संविधान सभा की मांग उठने लगी थी। संविधान मिलने के साथ ही स्वतंत्रता मिलने के साथ ही सॉरी भारत में संविधान की आवश्यकता का महसूस हुई कि भैया कैसे हम अपने देश पे शासन कैसे करेंगे, जिस प्रकार अंग्रेजों ने किया उस प्रकार की उसको और बेहतर तरीके से करना था। तो वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, उस समय यह भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कहे जाते थे, इन्होंने एक सुझाव दिया भारत में संविधान का निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, उसके बाद इस सुझाव पर अमल लाने के उद्देश्य से वर्ष 1946 में एक संविधान सभा का भी गठन किया गया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो आगे अगले विषय में मैं समझाऊंगा। तथा इस संविधान के निर्माण को होने में भारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लगभग 1946 में संविधान सभा के गठन होने के बाद 29 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। अब यह संविधान का निर्माण हो गया, उसको लागू हम कब करेंगे? उसको हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950। तो यह था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ और कैसे संविधान की मांग उठी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए मैंने लाया हूँ। मैं अपने नोट्स के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लोगों को सहूलियत रहे, नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यह नोट्स आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। तो ये था भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिकतर लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की जानकारी मिल सके।